नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जैव अणु का चौथा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रोटीन की संरचना क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन की संरचना क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम जानते हैं कि प्रोटीन जीव जगत में सर्वाधिक पाए जाने वाले जैव अणु हैं। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत दूध, पनीर, दालें, मूंगफली, मछली तथा मांस इत्यादि हैं। प्रोटीन प्रोटियोज से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्राथमिक तथा अति महत्वपूर्ण। दोस्तों, प्रोटीन को बनाने वाली मूलभूत इकाई अल्फा एमिनो अम्ल होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोटीनों की संरचना क्या होती है। दोस्तों, जब दो अल्फा एमिनो अम्ल पास पास में आते हैं तो एक का एमिनो समूह दूसरे के कार्बोक्सिलिक समूह से क्रिया करके CONH बंध का निर्माण करता है, जिसे हम पेप्टाइड बंध कहते हैं, तथा बनने वाले अणुओं को हम डाइपेप्टाइड अणु कहते हैं। दोस्तों, जब इसी प्रकार से 3, 4, 5 अल्फा एमिनो परस्पर क्रिया करते हैं तो बनने वाले अणुओं को हम ट्राई, टेट्रा, पेंटा पेप्टाइड कहते हैं। जब 10 से अधिक एमाइन अम्ल परस्पर मिलते हैं तो उन्हें हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। वे पॉलीपेप्टाइड जो 100 से अधिक अल्फा एमिनो अम्लों से मिलने से बनता है, उन्हें हम प्रोटीन कहते हैं, तथा इसका अणु भार 10,000 से अधिक होता है। दोस्तों, आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीनों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला है रेशेदार प्रोटीन तथा दूसरा है गोलिका का प्रोटीन। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशेदार प्रोटीन क्या होते हैं। दोस्तों, इसमें पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं एक दूसरे से समानांतर होती हैं, जिसके मध्य हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध होते हैं। ये जल में अविलेय होते हैं। उदाहरण के तौर पर केराटिन, जो बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित होता है, तथा मायोसिन, जो मांसपेशियों में उपस्थित होता है। अगला है गोलिकाकार प्रोटीन। इसमें पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला कुंडलित होकर गोलीय आकृति ग्रहण कर लेती है, तथा ये जल में विलेय होती है। उदाहरण के तौर पर इंसुलिन तथा एल्बुमिन। दोस्तों, प्रोटीन की संरचना का अध्ययन 4 स्तरों पर किया जाता है, जिसमें पहला है प्राथमिक संरचना, दूसरा है द्वितीयक संरचना, तीसरा है तृतीयक संरचना तथा चौथा है चतुष्क संरचना। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। पहला है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। दोस्तों, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना इस तथ्य को निर्धारित करती है कि पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में कितने अल्फा एमिनो अम्ल हैं तथा उनका क्रम क्या है। यदि इनमें से एक भी एमिनो अम्ल अपने स्थान से हट जाता है और उसके स्थान पर दूसरा एमिनो अम्ल आ जाए तो नई किस्म की प्रोटीन बन जाती है। दूसरा है प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना। जब प्राथमिक संरचना विशेष आकृति लिए हुए होती है तो उसे द्वितीयक संरचना कहा जाता है। ये संरचना 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है अल्फा हेक्सिलिक तथा दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट संरचना। दोस्तों, अल्फा हेक्सिलिक संरचना में सर्पिलाकार होता है। इसकी आकृति को दक्षिणावर्ती पेच के समान माना जाता है। इसमें अनेक हाइड्रोजन बंध बनते हैं, उदाहरण के तौर पर बाल तथा ऊन। बीटा प्लीटेड शीट संरचना। इसमें
पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला एक दूसरे से पार्श्व में स्थित होती है। ये श्रृंखलाएं अधिकतम विस्तारित व खिंची हुई होती हैं। उदाहरण के तौर पर रेशम। अगला है प्रोटीन की तृतीयक संरचना। जब प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में अनेक वलन होते हैं तो तृतीयक संरचना का निर्माण होता है, जिसमें दो प्रकार की आणविक आकृतियां बनती हैं, जैसे कि रेशेदार तथा गोलिकाकार। चौथा है प्रोटीन की चतुष्क संरचना। ये त्रिविमीय होती है। इसमें असंख्य वलन होते हैं। इसकी संरचना को उलझे हुए धागे के समान माना जा सकता है। पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में निम्न बंध तथा बल पाए जाते हैं, जो कि है हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, वॉन डेर वाल्स बल तथा सिर्फ वैद्युत आकर्षण बल। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। दोस्तों, प्रोटीन विशिष्ट संरचना युक्त तथा विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होती है। प्रोटीन को गर्म करके पीएच में परिवर्तन करने रासायनिक क्रिया द्वारा इसका संकलन हो जाता है, अर्थात प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। प्रोटीन के विकृतीकरण से उसकी जैविक क्रिया समाप्त हो जाती है। प्रोटीन के विकृतीकरण से प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर दुग्ध का दही में बदलना, अंडे को उबालने पर प्रोटीन का संकलन होना इसके उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। दोस्तों, गोलिकाकार प्रोटीन से बने हुए वे कार्बनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करते हैं, उन्हें एंजाइम कहा जाता है। इनका नामकरण सामान्यतः उस यौगिक अथवा यौगिक के वर्ग पर आधारित होता है जिस पर ये कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर उस एंजाइम का नाम माल्टेस है जो माल्टोस के ग्लूकोज के जल अपघटन को उत्प्रेरित कर देता है। एंजाइम के नाम के अंत में एस आता है। दोस्तों, किसी अभिक्रिया की प्रगति के लिए एंजाइम की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक उत्प्रेरक की क्रिया के समान कहा जाता है कि एंजाइम संक्रियण ऊर्जा के परिमाण को कम कर देता है। उदाहरण के तौर पर सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन के लिए संक्रियण ऊर्जा 6.22 किलोजूल पर मोल होती है, जबकि सुक्रोज एंजाइम द्वारा जल अपघटित होता है तो संक्रियण ऊर्जा 2.15 होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने प्रोटीन की संरचना के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बाद हम ये भी देखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।